स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज का सेशन पॉलिटी से संबंधित है और पॉलिटी में हम कर रहे थे आर्टिकल 19 के बारे में। इससे पहले की क्लास आर्टिकल 19 के बारे में एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आपको बताया था कि मूल संविधान में 7 मौलिक स्वतंत्रताएं थी, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत आज की वर्तमान स्थिति की हम बात करें, हमारे पास केवल 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। तो एक जो स्वतंत्रता हटाई गई वो संपत्ति के अधिकार को लेकर थी, जो आपकी आर्टिकल 31 में दी गई थी, और उसको हटाकर अब उसको वैधानिक कानून बना दिया गया है, यानी कि हमारा विधायी अधिकार वो बन गया है, जो कि आपका आर्टिकल 300A में जोड़ा गया है। तो चलिए ठीक है, फिर सेशन शुरू करते हैं और जानते हैं आर्टिकल 19 में क्या क्या स्वतंत्रताएं आपकी दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है आर्टिकल 19 का पॉइंट 1। तो अगर बात की जाए आपका अनुच्छेद 19(1) क्या देता है। 19(1) के तहत आपको मिलती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी कि ये क्या होती है, ये होती है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आपको बोलने का अधिकार देता है आपका मौलिक जो कि दिया गया है भाग 3 के अनुच्छेद 19 के पॉइंट क्लोज 1 में। इसके तहत आपको बोलने की पूर्णतः आज़ादी है। इसके जो आप शामिल हो सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं, आपको अपना बोलना एवं दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भी आप इसके तहत बाध्य नहीं होते, यानी कि आप अपने मन के विचारों को का प्रसार एवं प्रसारित कर सकते हैं, जबकि आपको इसके तहत ही अधिकार दिया गया है 19 के क्लोज 1 के तहत आप दूसरे के मन के विचारों का भी प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं। तो लिखिए इसमें क्या क्या शक्ति आपको मिलती है। तो पहली शक्ति तो आपको यही मिलती है, तो इसमें अपने एवं किसी अन्य के विचारों को अपने एवं किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता। प्रसारित करने की स्वतंत्रता दूसरा पॉइंट इसमें दिया जाता है। इसी के तहत आपको स्वतंत्रता मिली हुई है प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा यहाँ पर जो आजादी मिलती है, विज्ञापन की आजादी मिलती है, विज्ञापन की स्वतंत्रता। चौथी इसी में आजादी आपकी आ जाती है फोन टैपिंग के विरुद्ध। फोन टैपिंग के विरुद्ध। चौथा यहाँ पर आ जाता है सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं होगा। चौथा पॉइंट यहां पर आ जाता है भारत बंद। भारत बंद बुलाना असंवैधानिक। हड़ताल भी इसके तहत असंवैधानिक है। हड़ताल को भी असंवैधानिक माना गया है। अगले पॉइंट की इसमें बात करें, शांति का अधिकार है आपको, चुप रहने का अधिकार इसी में सम्मिलित होता है, और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन का अधिकार। विरोध एवं प्रदर्शन का अधिकार। तो ये सब चीजें आपके आर्टिकल 19 के पॉइंट 1 में दी गई है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के केसों के द्वारा इनका निर्धारण किया गया है कि आपको बोलने की आज़ादी है, चुप रहने की आज़ादी है, फोन टैपिंग के विरुद्ध आपका अधिकार है, यानी कि प्रेस की आज़ादी है, प्रेस के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज़ादी है। तो इस प्रकार के तमाम जो यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट के किसी न किसी केस में यहाँ पर डिसीजन दिए गए हैं।
तो अगर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, अपने एवं किसी अन्य के विचारों को प्रसार एवं प्रसारित करना, यानी कि ये कहता है कि हम अपने साथ साथ दूसरे के विचारों को भी प्रसारित या प्रचार कर सकते हैं। यानी कि हम अपने मन के विचारों का तो प्रसार कर ही सकते हैं। इस प्रकार समझने की कोशिश करिए, जैसे कोई संस्थान है, उसके कोई विचार है, और वो विचार जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति किसी गांव में, किसी शहर में जाकर उसका प्रचार एवं प्रसार करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुखिया वहां पर प्रत्यक्ष रूप से तो उपस्थित होता नहीं है, लेकिन उसके प्रतिनिधि के रूप में क्या करते हैं, वे उसके मन के विचारों को प्रसारित करते हैं। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार आप समझ सकते हैं, हम अपने साथ साथ किसी दूसरे के विचारों को भी प्रसारित एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर रखते हैं। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर हम फोन टैपिंग की बात किया जाए, फोन टैपिंग किसका उल्लंघन करते हैं? ये निजता के मामला का हनन होता है, निजता के अधिकार का हनन माना जाता है। निजता के अधिकारों का हनन, यानी कि राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 19 में ही है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप इसको, निजता का अधिकार। यानी कि प्राइवेसी है आपको। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार में एक मंत्रालय होता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक या इनका बोर्ड के द्वारा चलचित्र को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से क्लियर किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी होगी वो आपके सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नहीं होगी, यानी कि वो एक स्वतंत्र हो सकती है। भारत बंद बुलाना असंवैधानिक। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा भारत बंद बुलाना असंवैधानिक होता है। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर कोई भी राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारत बंद का आह्वान कर देता है, भारत बंद का मतलब ऐसा नहीं है कि दुकान बंद है। भारत बंद का मतलब है उस समय देश की अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाती है, आपके जितने भी शेयर है, शेयर मार्केट नीचे आ जाती है, यानी कि देश को बड़े स्तर पर काफी नुकसान सहना पड़ता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत बंद का आह्वान बुलाना पूर्णतः असंवैधानिक है, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध कार्य करता है। तो असंवैधानिक हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये नैतिक कर्तव्य भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी भारत बंद का आह्वान नहीं करेगी। ये उनका परम कर्तव्य है, यह देश के प्रति सभी राजनीतिक दलों का प्राथमिक कर्तव्य है। अगर हड़ताल को भी असंवैधानिक इसलिए बताया गया है, हड़ताल भी असंवैधानिक माना गया है क्योंकि हड़ताल के द्वारा क्या होता है, हड़ताल के द्वारा भी आप बैठ जाते हैं, तो किसी भी फैक्ट्री के सामने आप हड़ताल पर बैठ गए तो फैक्ट्री को आप बंद कर देते हैं या उस पर ताला लगा देते हैं, जो भी आगे चलकर या उसी समय तत्काल प्रभाव से हमारी इकोनॉमी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए हड़ताल को भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है, या हड़ताल करने पर भी असंवैधानिक आपका माना जाएगा। तीसरा आपका शांति का अधिकार। शांति का अधिकार यानी कि आपको शांत वातावरण में रहने का अधिकार है। शांत वातावरण में रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार भी इसमें शामिल होता है, चुप रहने का आपको अधिकार है। अगला जो दिया है शांतिपूर्ण ढंग से, अगर आपको प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, तो उसके लिए केवल एक ही तरीका आपके संविधान देता है, और वो तरीका होता है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन। यानी कि आप किसी के सामने खड़े होइए, किसी भी फैक्ट्री के विरुद्ध अगर आप यहाँ पर विरोध कर रहे हैं तो आप उसके सामने खड़े हो सकते हैं, और वहां पर क्या करेंगे, आप खड़े होकर बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आप अपने विरोध को वहां पर जाहिर कर सकते हैं। लेकिन वो हड़ताल नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर दंगा नहीं होना चाहिए। चलिए।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध यानी कि प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी होगी आपकी। दूसरा हड़ताल के विरुद्ध होगी, बंद के विरुद्ध होगी। तीसरा आपका सम्मेलन के विरुद्ध भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो जाएगी। तो अनेक प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के पॉइंट 1 में दी गई है। हालांकि इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आते रहते हैं और इसकी सीमा को बढ़ाया व घटाया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाता भी है। चलिए, तो इसके अगली क्लास जो हम लेंगे उसमें अनेक केसों को पढ़ेंगे, कम से कम 15 से 20 केस यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। और अब बात करते हैं हम, जैसे हमने बताया था आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी गई है, वहीं इसके आर्टिकल 19(2) अनुच्छेद 19(2) अनुच्छेद 19(2) क्या करता है? आर्टिकल 19 पर युक्ति युक्त निर्बंधन की बात करता है। आर्टिकल 19 पर युक्ति युक्त निर्बंधन की बात करता है। अर्थात ये निर्बंधन क्या होगा, यहाँ पर हम बात करें तो किस आधार पर लगाया जाएगा इनको, तो ये होता है, एक तो हो जाएगा राज्य की सुरक्षा व हित को ध्यान में रखकर लगाया जा सकता है। दूसरा विदेशी संबंध के आधार पर लगाया जा सकता है, विदेशी संबंध। तीसरा लोक व्यवस्था के विषय पर, दिख रहा है लोक व्यवस्था के विषय पर। चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है न्यायालय की अवमानना होने पर। चौथा मानहानि आदि विषयों पर। यानी कि आर्टिकल 19 के बारे में आप समझते हैं। आर्टिकल 19 आपको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आज़ादी, अपने मन के विचारों को प्रसार करने की या दूसरे के मन को। लेकिन इतना समझिए, हमें केवल इतना ही बोलने का अधिकार है या इतनी ही हमारी स्वतंत्रता है जब तक हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। यदि हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता के हनन में पहुंच जाते हैं या किसी दूसरे की स्वतंत्रता के एरिया में पहुंचते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाती है। इसी प्रकार आर्टिकल 19 आपको जहां पर बोलने की आज़ादी देता है, वहीं आर्टिकल 19 का पॉइंट 2 इस बोलने की आज़ादी पर युक्ति युक्त तरीके से निर्बंधन लगाता है, यानी कि इनको सीमित करता है। अगर बात करें इनको सीमित करने का अधिकार क्या है, कोई भी व्यक्ति राज्य की सुरक्षा एवं हितों से संबंधित टिप्पणी नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर भी राज्य की सुरक्षा या हितों का मामला होता है, वहां पर हमको मौन रहना होगा। दूसरी अगर बात करें विदेशी संबंध पर, हमारे देश के विदेशों के साथ संबंध होते हैं, उस संबंध पर हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए ये भी आपको रोकता है। तीसरा लोक व्यवस्था के विषय पर, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम समाज में बोलने पर उसके क्या होता है, दंगा भड़कने का, यानी कि लोक सदाचार के उसमें हितकारी नहीं होती, तो उन सभी मामलों पर भी हमें राइट टू स्पीच का अधिकार नहीं है। तीसरा न्यायालय की अवमानना, यानी कि न्यायालय की अवमानना करने का अधिकार भी हमारी राइट टू स्पीच का हिस्सा नहीं है। और मानहानि के विषय में, यदि हमारे द्वारा बोले गए या बोले गए कथनों के द्वारा किसी को हानि होती है, मानहानि होती है, तो उसके तहत भी आर्टिकल 19 का निर्बंधन किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 19 के पॉइंट 1 में हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, जबकि पॉइंट 2 में उसी स्वतंत्रताओं को सीमित किया गया है। यानी कि हमारे पास असीमित स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, एक सीमित है स्वतंत्रता की, एक सीमा है जिसके अंदर रहकर ही हम अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं। चलिए, ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं। कल हम केसों के बारे में पढ़ेंगे, 19 के पॉइंट 1 से संबंधित केसों के बारे में। कौन सा केस था जिसमें निजता का अधिकार दिया गया, चुप रहने का अधिकार दिया गया, तो इन सभी या प्रेस से संबंधित बात कौन सी है, कम से कम 15 या 20 केस हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।